हेलो दोस्तों, ज्ञान प्लस में आपका विशेष स्वागत। मैं धीरेन्द्र आपको एएसओ के सिलेबस के बारे में आपको आज पूरी डिटेल के साथ आज बताने वाला हूं, जिसका एग्ज़ाम हमारे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग करा रही है, यानी कि यूपी ट्रिपल एस सी। एएसओ है क्या? एएसओ असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर। ये एग्ज़ाम पहली बार यूपी ट्रिपल एस सी कंडक्ट करा रही है। इससे पहले हमारा यूपी पीसीएस कंडक्ट कराती थी, जो अब एएसओ एग्ज़ाम हमारे यूपी ट्रिपल एस सी करा रहे हैं। तो आइए चलते देखते हैं इसमें क्या है। हमारे सिलेबस के बारे में हम आपको जानकारी देंगे जो हमको एएसओ में पढ़ना है। और देखिए, परीक्षा की हमारी योजना में क्या है। लिखित परीक्षा 120 अंक के रहेंगे, जिसमें आपके कुछ भाग 1 और भाग 2 में रहेंगे। भाग 1 में क्या है, जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, मतलब आपको अनिवार्य रूप से उसको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। और कुछ वैकल्पिक है, उसका मैं आपको कारण बताऊंगा और क्या क्यों है। सामान्य हिंदी, जिसमें 30 प्रश्नों की संख्या है और एक प्रश्न का 1 अंक, एक प्रश्न का नंबर 1 है, यानी 30 अंक के। दूसरा चलते हैं जीएस और जीके। जीके और करंट अफेयर्स जो आपका 30 अंक के रहेंगे और 30 प्रश्नों की संख्या, यानी एक प्रश्न 1 नंबर के रहेंगे। चलिए, तीसरा अनिवार्य सब्जेक्ट क्या है आपका, टेक्निक एंड स्टैटिकल एनालिसिस, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको मैं इसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ाऊंगा और मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आने हैं, क्या आने हैं, प्रैक्टिस भी कराऊंगा विद सॉल्यूशन के साथ, जिसमें भी 30 प्रश्नों की संख्या है और 30 अंक हैं, यानी कि ये 90 अंक के जो क्वेश्चंस हैं हमारे अनिवार्य हैं, यानी कि सबके लिए। जैसा कि आपको पता होगा, एएसओ का एग्ज़ाम हमारे लिए उसमें क्या एलिजिबिलिटी है, पीजी प्लस ओ लेवल। अब आपको जैसा कि पता होगा, पीजी में एमए, एमएससी और एमकॉम तीनों आता है। तो जो वैकल्पिक सब्जेक्ट रहेगा वो उनके लिए है, जैसे कि आपने ग्रेजुएशन में कॉमर्स लिया है तो कॉमर्स से आपसे एक वैकल्पिक प्रश्न है जो वैकल्पिक रहेंगे आपका। अभ्यर्थी अपने स्नातकोत्तर, यानी जो ग्रेजुएशन और पीजी में आपने जो सब्जेक्ट लिए रहेंगे वो उसके लिए, जैसे आपने कॉमर्स लिया है तो 30 क्वेश्चन आपके 30 अंक के वैकल्प वो रहेंगे। अगर आपने एमए किया है तो आप एमए प्लस ओ लेवल हैं तो आपके लिए 68 से क्वेश्चन आएंगे, 30 प्रश्न रहेंगे, 30 अंक के वैकल्पिक। इस तरह आपने अगर मैथ्स लिए हो, यानी एमएससी किया होगा आपने, तो मैथ्स सांख्यिकी मैथमेटिक्स रहेगा और स्टैटिक्स रहेगा। मैथमेटिकल स्टैटिक्स, देखिए यहाँ टेक्निकल स्टैटिक्स है, ये मैथमेटिकल्स है। इसमें आपका अधिकतर पोर्शन कॉमर्स का है, स्टैटिक्स का। आप केएल गुप्ता का नाम आपने सुना होगा। आप इनको अगर कंप्लीट कर लेते हैं, ये बुक आप खरीद लेते तो आपके लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, मैं आपको ये बताऊँगा। और टोटल मैंने आपको बताया था 120 प्रश्न रहेंगे, 120 नंबर के। अब आप ये जान के रखिए आपका इसमें होना कितने में है। हालांकि इसमें पीजी प्लस ओ लेवल मांगा है तो लड़के कम रहेंगे, और तैयारी आप अपनी आप चालू रखिए बहुत बेहतरीन तरीके से इसमें, क्योंकि जिनके पास पीजी ओ लेवल है, ये गोल्डन चांस है नौकरी पाने का। भाई साहब, इसको कंप्लीट कर लेंगे आप तो आपको मिल जाएगा। तो चलते हैं, ये रहा आपका सिलेबस। और सिलेबस में सब्जेक्ट क्या क्या आने थे, और मैं आपको अब ये बताऊंगा कि सिलेबस में हिंदी में क्या आएगा। हिंदी चलते हैं, सबसे पहले आपको हिंदी बताता हूँ। अपठित, आपने 10th और 12th में अनसीन पैसेज के बारे में सुना होगा, जिसमें अनसीन पैसेज आया करते थे और 4 से 5 क्वेश्चन हुआ करते थे। वो आपका, जिसमें आपका रेखांकित, जो शब्दों को रेखांकित कर देता है, इसका मतलब बताइए, ये रहेंगे, उनकी व्याख्या रहेगी और उनके शीर्षक रहेंगे। दूसरा नंबर पत्र लेखन। आप एएसओ की पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, यानी ऑफिसर लगा है जिसमें, तो आप जान सकते हैं ऑफिसर्स पोस्ट के लिए अगर आप कहीं भी किसी को पत्र लिख रहे हैं, शासकीय पत्र, गवर्नमेंटेड, अशासकीय पत्र, व्यावसायिक समस्याएं जो हो रही इनके बारे में, ये पत्र, ये जानना आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सिलेबस रिलेटेड रहता है आपके काम से। अगर वो सिलेबस उसी चीज़ को डालते हैं जिसमें आपका काम का चीज़ रहेगा। अब चलते हैं 30 नंबर पे, वर्ण ध्वनि विचार, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग,
ठीक है, ये सब इसमें आ गया। उच्चारण हो गया, आपका लेखन स्वर हो गया, व्यंजन हो गया, मात्राओं की पहचान हो गई, उसका प्रयोग हो गया, ध्वनियों का हो गया, और उनका वर्गीकरण में आपका क वर्ग, ट वर्ग, च वर्ग, प वर्ग इनमें रहेगा। स्पर्श व्यंजन क्या है, संयुक्त व्यंजन क्या है, से बाकी सब चीज़ों का रहेगा। फिर आते हैं चौथे नंबर पे। देखिए हम डिटेल्स में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमारे इस चैनल ज्ञान प्लस चैनल पे ऑलरेडी हिंदी हमारे भीम सर पढ़ा रहे हैं आपको, वो आपको एक एक चीज़ आपको बताएंगे, इसकी चिंता आप मत करिएगा। मैं सिर्फ आपको सिलेबस बता रहा हूँ कि आपको ASO सिलेबस में आपको कितना पढ़ना है। फिर आपको अगर ज़रूरत रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके इस चीज़ को बता सकते हैं कि आपको क्या और चीज़ें एडिशनल चीज़ें जाननी है। ठीक है, आते हैं शब्द रचना। शब्द रचना में संधि आपका 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि। जिसमें स्वर संधि आसान होती है, डीजे व्या, ठीक है, दीर्घ, गुण, यण, अयाधि ये रहेंगे आपका। फिर वृद्धि ये आपके 5 स्वर संधि में आएगा। विसर्ग संधि थोड़ी सी आपकी कठिन है, 4-5 उसमें रूल हैं, और स्वर संधि मतलब इनको आपको जानकारी देनी है। मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बस ये सर। उसका विच्छेद आएगा, विच्छेद कर दिया जाता है। विद्या, धन, आलय। अब ये पूछेगा कि ये कौन सी संधि है, तो आपको ये बताएंगे कि ये स्वर संधि है। अब इस स्वर संधि में कौन सी संधि है आपको बताना पड़ेगा, दीर्घ संधि है, क्योंकि एक ही अक्षर के अ प्लस आ मिलकर बनाता है बड़ा आ। ये पहचान आपको करनी पड़ेगी, आपको डिटेल्स में बताए जाएंगे, आप चिंता मत करिए हिंदी के सिलेबस के बारे में। फिर आता आपका शब्द प्रकार में तत्सम शब्द। मैंने आपको बता देता हूँ, मैंने आपके हिंदी के कुछ पोर्शन में मैंने देखा था कि जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम जो 2019 में हुआ था, उसमें क्या था कि एग्जामिनर्स ने क्या किया था कि 7 से 8 क्वेश्चन तत्सम तद्भव। यानी कि आप ये मत समझिए कि आपको रटने वाली चीज़ एकदम नहीं पढ़नी है। रटने वाली चीज़ आप अभी से पढ़ते रहिए। सबसे पहले आप रटने वाली चीज़ें पढ़िए, जैसे तत्सम तद्भव हो गया, आपका समास पहचानना हो गया, उपसर्ग कितने होंगे, ठीक है, हिंदी में, अरबी में, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं, इनको आप जानना जरूरी है आपका। ठीक है, तो रटने वाली चीज़ को आप प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा कि आपके लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये नंबर्स आपके फुल्ली रहेंगे। फिर चलते हैं आपका 6वें नंबर पे शब्द ज्ञान। शब्द ज्ञान में आपका पर्यायवाची रटने वाला, विलोम शब्द रटने वाला, ठीक है, अर्थभेद रटने वाला, कि यानी एक अर्थ के एक शब्दों के कई अर्थ, ठीक है, वाक्यांश, ठीक है, भिन्नार्थक शब्द हो गया, समानार्थी शब्द हो गया, और ये सब हो गया। फिर आपका आते हैं 7वां पॉइंट, शब्द शुद्ध करने का। ये भी जान लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जूनियर असिस्टेंट के ही एग्ज़ाम में 6 क्वेश्चन से 7 क्वेश्चन आया था। किसी भी चीज़ को आप कम मत लीजिए, पूरी पढ़ाई कीजिए, प्रैक्टिस करिए, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते रहिए जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। और इस समय हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि एग्ज़ाम नहीं है तो हमको अभी पढ़ना चाहिए। आते हैं व्याकरण कोटियाँ में, जिसमें लिंग, वचन, पुरुष, काल, वृत्ति, वाच्य। फिर 9वें नंबर पर आते हैं, जल्दी हम चलते हैं कि हमको और भी चीज़ें बतानी है। सरल, संयुक्त, मिश्र, इन तीनों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है, क्योंकि एक सेंटेंस दे देगा, आपको बताना है कि ये सरल है कि संयुक्त है कि मिश्र है। चलिए आगे चलते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग, कॉमा कहाँ लगना चाहिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहाँ, एक्सक्लेमेटरी मार्क कहाँ लगना चाहिए, तरह तरह की चीज़ों को। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, ये आपके 2 नंबर फिक्स रहते हैं, जिनको आपको ज़्यादा नहीं, आप सिर्फ एक बुक को सेलेक्ट करिए, उसी से पढ़ लीजिए। जैसे आपका हृदय बाहरी हो गया, आदित्य पब्लिकेशन के, जैसे मैं आपको बताऊंगा आदित्य पब्लिकेशन आपके लिए बहुत पर्याप्त है, सिर्फ आप उन्हीं को रट के जाइए, एग्जाम्पल तक आपके फंस जाएंगे, मैं आपको गारंटी देता हूँ इस चीज़ की। फिर अनुवाद हो गया, समतुल चयन, वाक्य, अर्थभेद, और हिंदी अंग्रेजी, यानी कि ट्रांसलेशन करने को आता है एग्ज़ाम में। आप जान लीजिए कई बार ये टफ आ जाता है, जनरली ये टफ ही आता है, लेकिन इसको आप इग्नोर मत करिएगा। फिर आते 13 पॉइंट पे, जो बोलियां हैं। हमारी बोलियां कितने प्रकार की हैं, 5 प्रकार की बोलियां, 17 प्रकार की वो बोलियां हैं। इनके बारे में आपको दे देगा कि गढ़वाल कहाँ की है, गढ़वाल की भाषा कहाँ है, राजस्थान में आपको बताना पड़ेगा।
फिर आपको बताना है पश्चिमी हिंदी की कितनी है, आपको 5 बताना पड़ेगा, उनमें क्या है कैसे, सब आपको पूरी डिटेल्स में जानने को मिलेगा। फिर आते हैं भाषा एवं साहित्य। भाषा साहित्य में आपको बताऊंगा इसमें इम्पोर्टेंस क्या, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको पूरा साहित्य इसमें आपका आएगा इम्पोर्टेंस। फिर आते हैं सामान्य ज्ञान पे, जो सबसे कठिन और सबसे लेबोरियस पॉइंट है ये, क्योंकि इनको तैयार करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। जैसे मान लीजिए ये पोर्शन 1-2 से नहीं है, इसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, इन सब चीज़ों का बनना है। तो सामान्य ज्ञान में आप साइंस पढ़िएगा, साइंस, जिसमें आपका दैनिक जीवन का प्रयोग, प्रेक्षण, संबंधित विषयों की जानकारी, ठीक है, विज्ञान से संबंधित जानकारी, मतलब आपको साइंस पढ़ना पड़ेगा। फिजिक्स और बायोलॉजी, इनको आप तैयार रखिए, क्योंकि इनके पोर्शंस साइंस के रेशियो में ज़्यादा रहते हैं। जहाँ तक कि मैं अब आपको प्रायोरिटी दूंगा, बायो का पोर्शन सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद आप फिजिक्स रहेगा, फिर केमिस्ट्री रहेगा, जो आपका एक क्रम है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। फिर आते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समसामयिकी। समसामयिकी में जैसे आपने करंट जीएस पढ़ लिया, करंट जीएस जान लीजिए। हमारे जीएस का पोर्शन हमारे ज्ञान प्लस के जो मेन हेड है वो पढ़ा रहे हैं आपको, लोकेश सर आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। उन्होंने काफ़ी चीज़ में पढ़ाई भी है, आपको उनसे पूरा यहाँ से जानकारी मिल जाएगा। 2 पोर्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा। भारत का इतिहास, भारत का इतिहास, एंशियंट हिस्ट्री, मेडुअल और मध्य, इन सब तीनों चीज़ को आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। ज़्यादा नहीं, सिर्फ आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए। पोलराइजर पब्लिकेशन ले लीजिए आप, या फिर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप घटना चक्र ले लीजिए, और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो किरण पब्लिकेशन आपके लिए सबसे अच्छी है, क्योंकि किरण पब्लिकेशन में थोड़ा सा क्या है ना कि थोड़ी सी मिस्टेक भी है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आंदोलन, मैं इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, क्योंकि ये पोर्शन हमारे सर पढ़ा चुके हैं काफ़ी, और आपको वहाँ से चीज़ें मिल जाएंगी इसी चैनल पे, आपके ज्ञान प्लस चैनल पे। राज्य व्यवस्था यानी कि पॉलिटी में आपका अनुच्छेद के बारे में जानकारी लेना है। फिर आते हैं यहाँ पे आपके भूगोल पे आते हैं। भूगोल, विश्व का भूगोल, जनसंख्या, विश्व का भूगोल और भारत का भूगोल, जिसमें विश्व के भूगोल में जनसंख्या, उनके विषयों की जानकारी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा कि आज के टाइम में करंट, इससे करंट क्वेश्चन भी बन जाते हैं एग्ज़ाम में। होता क्या है कि करंट अफेयर्स में हम देखते हैं कि हर टॉपिक को लेकर बनाया जाता है। इकोनॉमिक्स में करंट डाल दिए जाते हैं, फिर आपके भूगोल से करंट क्वेश्चन डाल दिया, तो ये आप मत भूलिएगा कि किसी एक चैनल को आप कर लीजिए। हमारे चैनल पे आपको करंट पढ़ाया जाएगा और आप वहाँ से पढ़ लेंगे। सारी टीमें हमारे पास उपलब्ध हैं। अब आते हैं मेन पोर्शन जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, टेक्निक्स एंड स्टैटिकल एनालिसिस, जिसमें स्टैटिक्स की डेफिनेशंस हैं। स्टैटिक्स है क्या, स्टैटिक्स का स्कोप क्या है, उसके फंक्शंस क्या हैं, उसके लिमिटेशंस क्या हैं, डिस्ट्रेस क्या है और उसके मिसयूज़ क्या हैं। मैं आपको इसके बारे में पूरा बताऊंगा। पहले मैं आपको सिलेबस जानकारी दे दूँ, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में होता क्या है ना कि आप सिलेबस पूरी तरह से पढ़ के जाते नहीं, और ऐसी अलग फलग चीज़ पढ़ के जाते हैं जिससे आप एग्ज़ाम हॉल को क्रैक नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा बात नहीं करूँगा। कलेक्शन ऑफ डाटा में प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। देखिए, प्राइमरी डाटा से रॉ मटेरियल्स जो आपके होते हैं, रॉ मटेरियल्स को कलेक्ट करना, उसका एक लेखा तैयार करना, और उसका मतलब समंक जिसे कहते हैं, समंक, जिसको हम इंग्लिश में डेटा कहते हैं और हिंदी में समंक कहते हैं, प्राइमरी डाटा। सेकेंडरी डाटा क्या होता है? सेकेंडरी डाटा में आप चीज़ों को, बनी हुई चीज़ों को तैयार करके आपको रखी हुई चीज़ों को रख लेते हैं। जैसे आपका जैसे जनगणना हुई, तो जनगणना में आप चीज़ों को क्या कर लिए, आपने चीज़ों को बना लिया है और उस चीज़ों को फिर से आप कलेक्ट करके उसका विश्लेषण कर रहे हैं। ये चीज़ें हो गई। एलिमेंट्री ऑफ आइडिया सैम्पलिंग इंपॉर्टेंस है। मैं आपको ये बताऊंगा कि स्टैटिक्स में क्वेश्चन कहाँ से आने वाला है, ये जान लीजिए। टेक्निक्स, क्लासिफिकेशन, टेबुलेशंस, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस, और ये हो गया। थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यानी कि आप आंकड़े बना लेते हैं। आंकड़े बनाने के बाद आप उसको ग्राफ में या किसी, जैसे आपने यहाँ क्या किया, ग्राफिकल और डायमेट्रिकल, यानी कि ग्राफ में आपने बना लिया, ग्राफ में आपने इसको दर्शा दिया, और डायग्राम के रूप में आपने इसे दर्शा दिया।
ग्राफ में जब आप देखते थे रेखा गणित की किताब आती, कॉपी आती, तो उसमें साइड में क्या बना रहता था, ये छोटे छोटे खाने बने रहते थे 0.5 करके, तो वो ग्राफ होता था। और एक रेखा में हम लोग क्या करते थे, जैसे आप डीआई मैथ में डीआई पढ़े होंगे तो आपने देखा होगा कि ऐसे कुछ टाइप के हुआ करते थे। ये इसी ग्राफ को है हमने ये दर्शाया गया। अब देखिए आपके ये तीन पोर्शन आपके क्या हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये तीन पॉइंट आपके थ्योरी है। लेकिन आप ये जान लीजिए, स्टैटिक्स को जानने से पहले आपको उस थ्योरी को जानना जरूरी है, क्योंकि आप जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे स्टैटिक्स की तो आप क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि ये डिपेंड है इस थ्योरी पर। चलिए आगे चलते हैं। मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इस स्टैटिक्स की जान AM, GM और HM, यानी कि अर्थमेटिकल मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इनके बीच का रिलेशंस। आप घबराइए मत, मैं इसके बारे में पूरे डिटेल के साथ क्वेश्चन के साथ बताऊंगा आपको। मीन और मोड, ये आप ये जान लीजिए सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है इस स्टैटिक्स का जो आपको करना है। ठीक है, आते हैं 5 नंबर पे, डिस्पर्सन। जब आप ये देखिए क्रम में है, जब आप GM, HM और GM, HM और AM आप कर लेते हैं तो इसके बाद डिस्पर्सन क्या यूज होता है, मैं इसकी थ्योरी भी आपको बताऊंगा। लेकिन आप ये जान लीजिए, KL गुप्ता की आप बुक ले लीजिए। KL गुप्ता की बुक से आपको पूरी ऑथेंटिक बुक है, और वो काफ़ी जगह से पब्लिश हो गया है। वो काफ़ी विश्वविद्यालयों में इसका यूज किया जाता है हमारे आज के टाइम में, और अच्छा माना जाता है। एक SK सिंह है जिससे वो भी ऑथेंटिक है, लेकिन हम आपको ये बताएंगे बहुत ही ब्रॉड लेवल में है, इतना आपको डीप में जाने जरूरत नहीं। उन्होंने जो KL गुप्ता थे वो SK सिंह से ही उन्होंने पढ़ाई की थी, तो उन्होंने बनाया था। तो आपको जानकारी बस उतनी पढ़िए जितना आपका एग्ज़ाम निकल जाए बस। इसमें आपका डिस्पर्सन में मैंने क्या बताया, रेंज, क्वार्टाइल डेविएशंस, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मेजर्स ऑफ स्क्वीनेस और कार्टोसिस। ये जान लीजिए, इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन है वो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस निकालने को आता है। ये रेंज थोड़ा सा आसान है, क्वार्टाइल डेविएशन भी निकल जाएगा। जैसे Q3 में आपको बता दो, Q3 - Q1 अपॉन में 2 होता है, क्वार्टाइल डेविएशन निकालने का तरीका होता है। ठीक है, डेविएशन भी ऐसे निकल जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन से एक क्वेश्चन रहेगा। ये आपके न्यूमेरिकल पोर्शन है, ये आपका न्यूमेरिकल है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है, ये थ्योरी है 3rd नंबर। फिर ये आपका न्यूमेरिकल डिस्पर्सन हो गया। ठीक है, फिर आपका आता है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में क्या है ना कि 2 वर्षों की आंकड़ों को इसमें दर्शाया गया है। इसमें कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूलों को जानना है, जैसे ला हो गया, पासे हो गए, फिशर्स हो गए। फिशर्स का आइडियल समीकरण इसमें दिया गया हुआ है, ये आपको इसमें आपको जानकारी मिलेगी। इसमें आपका मीनिंग्स बस आप थोड़ा जान लीजिएगा, इसकी इंडेक्स नंबर होता क्या है, उसके इम्पोर्टेंस आज के टाइम में स्टैटिकल्स में क्या यूज कर रहे हैं, इसके लिए क्या है। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शंस क्या है, ठीक है, इसकी कैलकुलेशंस क्या हैं, और हम कब चेंज करते हैं। यानी कि हम जैसे इसमें एक बेस ईयर मानते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना पड़ेगा उस बेस ईयर को हमको ऐसे समय लेना पड़ेगा जिसमें अकाल और मंदी ना पड़ी हो। यानी हमको एक, जैसे आपने 2 आंकड़े लिए, 2 सालों का आंकड़ा बनाया, मान लीजिए 2009 का आंकड़ा बनाया, तो आप इसको बेस मान लेंगे और 2010 को इसकी तुलना करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेस ईयर ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और किसी अकाल नहीं पड़ना, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज़ें बताऊँगा। ये आपका न्यूमेरिकल पोर्शन हो गया, जिसमें से न्यूमेरिकल आने हैं, ये जान लीजिए। सिंपल कोरिलेशन में लीनियर रैंक हो गया, सिंपल रिग्रेशन इन एनालिसिस हो गया। इसमें 3 लोग हैं। इसमें आपका स्पीयरमैन है, और आपके एक और है, थोड़ा सा चलिए आगे मैं आपको याद आएगा तो मैं आपको बताता हूँ। सिंपल कोरिलेशन हो गया, सिंपल कोरिलेशन में आपने बताया, रिग्रेशन हो गया, लीनियर रैंक हो गया। मैं एक चीज़ के बारे में आपको बताऊंगा, सिलेबस जान लीजिए कि आप क्या आने हैं। फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स, यानी आपने अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, उसके बाद इसमें कर रहे होंगे तो आपको दिक्कत याद नहीं, क्योंकि इसमें एलिमेंट्री सेट थ्योरी वही समुच्चय जो पढ़ते थे, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, इसमें हम लोग पढ़ते थे ना, ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए
ऐसे कुछ पढ़ते थे जो डायग्राम हम इसको दर्शाते थे कि ये ए पोर्शन है, ये बी पोर्शन है, या फिर ए ऐसा पोर्शन हो जाता था, दोनों बराबर होता था। इसमें आप इसको सेट थ्योरी में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इकाई का अंक निकालना आ गया, ठीक है, और कुछ है, और मतलब इकाई के अंक से रिलेटेड और उसके इकाई का मान निकालना हो गया, ये हो गया एलिमेंट्री ऑफ अलजेब्रा। यानी ये जो पोर्शन है पूरा मैथमेटिक्स पे रिलेटेड है, जो आपको मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा। चलिए आगे चलते हैं 9वें नंबर पे, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें आपकी प्रवणता पूछता है कि y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, ये फार्मूला हो गया। एक फार्मूला हो गया m2 पॉइंट m1 बराबर 1, इसको सॉल्व करना रहता था, ठीक है। पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, पूरी जानकारी दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। स्टैटिक्स में आपका एक भी नंबर नहीं छूटेगा, पर आपको उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ेगी, खुद भी मेहनत करते रहिए। फिर आते हैं 10वें नंबर पर, ये न्यूमेरिकल पोर्शन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट सही है, ये आपके रेलवे में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एलिमेंट्री प्रोबेबिलिटी थ्योरी, जिसमें एडिटिव में क्या होता था, एडिटिव में हम लोग ऐड करते थे, जैसे कि NPR, जैसे परमुटेशन के लिए हो गया। जैसे NPR क्या होता था ना, 4 फैक्टोरियल 2 माइनस 2 फैक्टोरियल ऐसे करके निकालते थे ना। तो जैसे इसमें पूछेगा 4 फैक्टोरियल का मान बताइए, तो कुछ नहीं करना है आपको, 4 उसी संख्या से स्टार्ट कर दीजिए, 4 है तो 4 से स्टार्ट कीजिए, फिर तो उस घटते क्रम में इसको जब तक लाइए जब तक 1 ना आ जाए, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो 4 यहाँ 12, 12 दूना 24, ये आपका फैक्टोरियल का मान आ जाता था। लेकिन सिर्फ इसमें इतना ही नहीं है, इसमें भी आपको और जानकारी पड़ेगी। मल्टीप्लिकेटिव 2 परम्यूटेशन है, NPR इंटू NPR, यहाँ कुछ वैल्यूज़ रखी गई होंगी, वैल्यू भी रखी गई होंगी, इसमें आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। फिर आपका कंडीशनल उसमें कंडीशन डाल देगी, कुछ नहीं है। जैसे उसने बोल दिया कि 5 लड़के हैं और 4 लड़के, इनको ऐसे क्रम में रखिए कि लड़कियाँ ऐसे क्रम में हैं कि कोई एक लड़की हो, एक लड़का हो, एक लड़की, एक लड़का हो, ऐसे क्रम में आपको उसमें यहाँ बैठाना होगा। ये इसमें आपका क्या हो गया, ये आपका कंडीशनल डाल दिया। यह बोल देगा कि आपको वॉवेल्स कोई नंबर दे दिया, जैसे इलाहाबाद डाल दिया। अब इसने बोल दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी आप निकालिए, ठीक है। तो इसमें जो नंबर रिपीट होते रहेंगे उसको नीचे लेके, मैं आपको पूरे बताऊंगा, इसमें रिपीट किए रहेंगे और वो नीचे आ जाएंगे, बाकी जो ऊपर होंगे वो फैक्टोरियल के फॉर्म में आ जाएंगे। आगे चलते हैं, हम कहाँ तक पहुँचे थे, हाँ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है, यहाँ तक थे। अब आते हैं ये 2 पॉइंट, ये आपका थ्योरी पोर्शन है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंस मैं नहीं दूंगा, लेकिन फिर भी आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ये जान लीजिए कि कुछ भी आ सकता है एग्ज़ाम में, कम से कम आप सिलेबस को कंप्लीट करिए। इस इंडियन स्टैटिक्स में क्या पूछेगा, पॉपुलेशंस स्टैटिक्स को लेकर के, लेबर, मनी एंड बैंकिंग, नेशनल इनकम, यानी आपको इकोनॉमिक्स भी पढ़नी पड़ेगी थोड़ी बहुत इसमें, क्योंकि इकोनॉमिक्स की जानकारी मतलब इसमें नेशनल इनकम वगैरह, बैंकिंग से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। एग्रीकल्चर हो गया, उसका प्रोडक्शंस हो गया, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो गया, इन सब के लिए आपको जानकारी मिल पड़ेगी। आगे चलते हैं इंडियन स्टैटिक्स में, यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे CSO और NSSO है, केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन और नेशनल सिंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, इससे इसकी स्थापना पूछती है आपको। इससे ज़्यादा आपकी स्थापना पूछेंगे, इसके विभाग कितने हैं ये पूछेगा, ठीक है। इसके ब्यूरो ऑफ इकोनॉमिक्स क्या हैं ये पूछेगा आपसे, और आपका इसमें क्या होएगा, स्टैटिक्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ यूपी, केवल यूपी के बारे में, सिर्फ यूपी का एग्ज़ाम है तो सिर्फ आपके यूपी, क्योंकि आप जब SK सिंह को आप पढ़ेंगे ना, इसमें आपको क्या मिलेगा कि वो MP के यूपी के शब्द हैं, लेकिन आपको सिर्फ यूपी का पढ़ना है, आप ज़्यादा मत पढ़िएगा, इसमें सिर्फ यूपी का आपको पढ़ना है। चलिए फिर स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शंस, यानी ये और बाकी शुरू के 3 पॉइंट आपके थ्योरेटिकल थे और बाकी न्यूमेरिकल थे। इसमें मीन, मीडियन, मोड आपका इंपॉर्टेंट है और उसमें से आपके क्वेश्चन आने हैं, फिक्स हैं। फिर आपका कॉमर्स आ जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट कॉमर्स है, आपने ग्रेजुएशन कॉमर्स से किया है, PG कॉमर्स से किया है, तो वो आपके लिए है। तो इसमें क्या है, इसमें ज़्यादा पोर्शन नहीं है। तो सबसे पहले इसमें पोर्शन क्या है, अकाउंटिंग का। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट
एंड कन्वेंशन, यानी प्रथाएं और उसकी प्रथाएं बताना है इसमें। कैपिटल और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल क्या होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। एक्सपेंडिचर, ये भी मैं आपको पढ़ाऊँगा, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर। और आपका डिस्टिंक्शन बिटवीन द एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, एक्सपेंशन और एक्सपेंडिचर में अंतर क्या होते हैं ये बताएगा आपका। उसके बाद ये आपका अकाउंटिंग पोर्शन हो गया। दूसरा होता है एक फर्स्ट पॉइंट में, सेकंड आपका क्या है, बी पोर्शन, डेप्रिसिएशन। इसमें डेप्रिसिएशन के 10 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, लेकिन आपको 10 नहीं, केवल सिर्फ 5 मेथड पढ़ने हैं। जब आप इसको, मैं आपको इसको पढ़ाऊँगा तो आपको बताऊँगा कि वो 5 मेथड कौन से, सिर्फ वही, ठीक है। जैसे वार्षिक वृत्ति हो गया, घंटा वृत्ति हो गया, पद्धति हो गया, ये आपको इसमें जानकारी, इसमें रैशनल और मेथड्स में आपको बताएंगे हम। फिर आते हैं थर्ड पोर्शन पे, फाइनल अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये पोर्शन आपको कहाँ मिलेगा, बिजनेस फाइनेंस से। ये पोर्शन आपका बिजनेस फाइनेंस में एच के सिंह और मीरा सिंह के बुक में आपको ये मिलेगा। ये पोर्शन आपको, ये पोर्शन वहीं से मिल जाएगा जिसमें आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, बजट। आप ये जान लीजिए, ये ऐसा पोर्शन इसमें से करंट बनाया जा सकता है। इस पोर्शन से करंट क्योंकि बनाए जा सकते हैं क्योंकि अभी जो हाल में बजट बने हुए हैं, कंडीशंस हैं, वो सब इसमें से बना सकते हैं। ये करंट का क्वेश्चन हो सकता है। उसके बाद आप बजट एंड बजटेट्स हो गया। रेशियो एनालिसिस, ये आपको दिख रहा है बहुत सा छोटा, लेकिन ये बहुत ही खतरनाक चैप्टर है ये। इसमें आपके 3 प्रकार से रेशियोस निकालने हैं, इनको मैं आपको पूरी डिटेल से बताऊंगा। कॉस्ट वैल्यूम, ये आपका मैं आपको पोर्शन भी बता दे रहा हूँ, आपको कहाँ से मिलेगा। ये आपको मिल जाएगा कॉस्ट अकाउंट्स में। अगर आप कॉमर्स से हैं तो कॉस्ट अकाउंट की बुक से डेप्रिसिएशन को पढ़ लीजिएगा। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जिसने भी 35 या 36 स्टैंडर्ड है, ये जानकारी ले लीजिएगा। उसमें 2 पोर्शन आपको पढ़ लीजिएगा। ये बिजनेस फाइनेंस में आपको मिल जाएगा, एच के सिंह, मीरा सिंह की सबसे बेहतरीन बुक है। उसका थर्ड पोर्शन आपका ये है, ये आपको ऑडिट मिल जाएगा। आपने ग्रेजुएशन अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया हो या कानपुर यूनिवर्सिटी से किया हो तो आपको ऑडिट मिल जाएगी। ऑडिट की बुक आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको ले लीजिएगा। आपको उसमें प्रॉफिट एनालिसिस और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड शेयर्स, ये भी आपको वहाँ से मिल जाएगा। और भी चीज़ें हैं। बैंकिंग, ये फर्स्ट पोर्शन आपका ख़त्म हो गया। इतनी चीज़ें आपको, ये बुकें आपको कलेक्ट करनी पड़ेंगी, फिर आपको ये चीज़ें जानकारी मिलेगी। बैंकिंग, ये जान लीजिए सेंट्रल बैंकिंग, इसकी स्थापना, इसके कार्य क्या हैं, ये कहाँ का, ये इसका क्रेडिट क्रिएशन कितना है, क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है, कैपिटल इक्विटी कैसे है, इसकी नॉर्म्स, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती हैं, सिर्फ ये जान लीजिए। उसके बाद एग्जिम बैंक क्या होता है, एग्जिम बैंक, ये एग्जिम बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखाऊंगा, एक जगह और पूछा है सिलेबस में। मैंने सिलेबस को एक बेहतरीन तरीके से जब लाने का यहाँ प्रयास किया तो मैंने देखा कि एग्जिम बैंक से क्वेश्चन ये यहाँ पे भी दिया है, जगह और भी देगा, मैं आपको दिखाऊंगा। अब आते, ये आपका देखिए सेंट्रल बैंक यानी कि RBI और कॉमर्शियल बैंक, इनके कार्य, इनके विभाग, इससे रिलेटेड इसमें सारी चीज़ें पूछेंगी। या इसमें करंट भी पूछ सकता है, आप करंट से भी तैयार रहिएगा। आप करंट आपके हमारे विवेक सर इसमें आपको बताएंगे, जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। हम आते हैं थर्ड पोर्शन पे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। ये पोर्शन आपने जब इंटर में पढ़ाई की होगी, लिया होगा, तो उसमें आपको विनीत मिश्रा में आपको मिला होगा। विनीत मिश्रा की बुक में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि उसमें क्या है। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए, विनीत मिश्रा में आपको थोड़ा सा शॉर्ट मिलेगा, आपको उसमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिल पाएगी। अगर आपने PG लेवल पे पढ़ाई की है तो आप ये जान लीजिए, इसमें जैसे दिया हुआ है कि डिफरेंट फ्रॉम द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर डिस्क्रिप्टिव फीचर्स। ये फीचर्स तो आपके विनीत मिश्रा में तो मिल जाएंगे, लेकिन शेयर डिवेंचर्स पोर्शन ये आपका क्या अकाउंट में मिल जाएगा। जब अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में आपने पढ़ा होगा ना इंटर में, तो उसमें आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। मैं आपको बता रहा हूँ क्या आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। मैनेजमेंट फंक्शन आपको ये दिख रहा है कि छोटा सा है कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, मोटिवेशन एंड कम्युनिकेशन। ये आपको लिख रहा है ना कि हेनरी फ्यूल के 14 सिद्धांतों में पॉस्डेक आप पढ़े होंगे ना, तो इसमें अगर आपने कॉमर्स पढ़ा होगा तो पॉस्डेक निर्धारण में देखे होंगे कि ये चीज़ें आती हैं। लेकिन एक चीज़ जान लीजिए कि ये एक चैप्टर हैं, ये जान लीजिए एक चैप्टर है, इनको आप कम मत समझिएगा। इनमें एक चैप्टर बनाए गए हुए हैं। ऑर्गेनाइजेशन से एक चैप्टर, प्लानिंग से एक सब चैप्टर, डायरेक्टिंग से एक चैप्टर,
कंट्रोलिंग से एक चैप्टर। ये सिलेबस जितना दिखने में छोटा है ना उतना छोटा नहीं है, इसलिए मैं आपको सिलेबस की जानकारी दे रहा हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बेहतरीन तरीके से आप इसमें जुड़ जाइए, ठीक है। सीखे इसमें मैनेजमेंट ऑफ चेंज एंड क्राइसिस ऑफ मैनेजमेंट, इसके बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। फिर आते हैं 4th नंबर पे, मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट में आपका बेसिक ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, वैल्यू एडेड अकाउंटिंग, सिर्फ इतनी ही चीज़ इसमें आप जानकारी लीजिए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा चैप्टर है, बहुत ही कहते हैं लेबोरियस चैप्टर है, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। फिर आते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड में आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसका प्रोड्यूसर कर रहे हैं, उसका फिर उसका फाइनेंसिंग उसका काम कर रहे हैं, उसका इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। फिर इंपोर्ट ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। उसका प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। उसकी टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है, और उसके इंसेंटिव क्या हैं। एग्जिम बैंक, मैंने आपसे कहा था ना एग्जिम बैंक 1% जगह और आया था एग्जिम बैंक, ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंस है। ये आप इसमें वो मत समझिए कि ये बहुत ही नॉर्मल पोर्शन है, इसमें से आप एग्जिम बैंक को पढ़ लीजिएगा अच्छे से। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसके कार्य कितने हैं, सब चीज़ें आपको इसमें जानकारी लेनी पड़ेगी। फिर आते हैं इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में आपने ग्रेजुएशन में अगर आपने पढ़ा होगा एम मोतिहार की बुक है थी, हमने ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में आपने जब हम अलावेंस से पढ़ा हूँ, मैं आपको ये बता देता हूँ कि मैंने एम मोतिहार बुक से पढ़ा था। और उसमें आपका इंश्योरेंस में क्या थी, फायर इंश्योरेंस था, मैरीन इंश्योरेंस था, ठीक है। उसके कितने % चार्जेस लगते हैं ये जानकारी लेना है। इसका रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था इसके बारे में आपको जानकारी, इसके प्रिंसिपल क्या हैं, इसके प्रैक्टिस ऑफ लाइफ क्या हैं। मैरीन इंश्योरेंस में बहुत बड़ा चैप्टर, कम से कम 3-4 से 5 चैप्टर इसमें दिए हुए हैं। जब आप एक हाई लेवल पे जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा कि मैरीन इंश्योरेंस से 1-2 चैप्टर आ जाएंगे, 1-2 चैप्टर से ज़्यादा रहेंगे। उसके बाद माफ़ करिएगा, थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रही है। और हाँ, तो मैरीन हो गया, समुद्री खाते, इसको समुद्री कहते हैं, समुद्री, ठीक है। जनरल इंश्योरेंस, ठीक है, जनरल इंश्योरेंस हम LIC वगैरह कराते हैं आप घर पे, ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। फिर आपका बिजनेस इन ग्लोबल सिनेरियो, ठीक है, मतलब कि आपका जो ग्लोबल परिदृश्य चल रहा है बिजनेस रिलेटेड, इंश्योरेंस रिलेटेड, आज के टाइम में इंश्योरेंस कब आया, कैसे आया, उसका पूरा डिटेल्स, मतलब मैरीन इंश्योरेंस का रेगुलेटिंग एक्ट कब आया, जनरल इंश्योरेंस का रेगुलेटिंग मतलब ये सारे एक्ट कब आए, ठीक है। अब आते हैं, चलते हैं, ये तो था कॉमर्स का पोर्शन। इसके बाद मैं आपको चलता हूँ, अगर आपने पढ़ाई BA और MA किया है तो उनके लिए क्या है, मैं आपको उसको ही बताता हूँ। आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन में आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या है, आपका कंज्यूमर बिहेवियर, लॉ एंड डिमांड ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस, यानी कि मार्शल लॉ के बारे में आपको इसमें जानकारी मिलेगी, ठीक है, ये आपको इसमें मिलेगा। फिर आपका डिफरेंस, उसका कर्व, अप्रोच रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, अप्रोच, कॉन्सेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये हो गया। कंज्यूमर का सरप्लस क्या है, ठीक है, प्रोडक्शंस उसका, फंक्शंस, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, यानी कि आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में फर्स्ट पोर्शन में आपको डिमांड एंड सप्लाई से रिलेटेड, ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके अप्रोच क्या है, इनको आपको यहाँ से मिल जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पे हम आपको बताते हैं कॉस्ट एंड रेवेन्यू फंक्शंस एंड प्राइसिंग अंडर वेरिएशन फ्रॉम द मार्केट। देखिए इकोनॉमिक्स के पोर्शन थोड़े से बड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन, टेक्निक्स के क्वेश्चन उसमें पूछे जाएंगे जो आपको, अगर आपने MA अच्छे से पढ़ाई की है तो आप इसको कर ले जाएंगे, आपके लिए दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी बात नहीं है। तो आपने इसमें क्या कहा, परफेक्ट मोनोपोलिस्ट, ठीक है, जो कि कंपनी होता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आप इसमें क्या पढ़ेंगे, मैं कहाँ तक था, हाँ, थर्ड पोर्शन इसमें आप चलिए, हाँ, प्राइसिंग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, प्रोडक्शंस,
ये हो गया पहला पोर्शन। आपने अगर एमए किया है, एमए प्लस ओ लेवल है, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और अब फॉर्म भर चुका गया है और आपकी तैयारी एक अच्छे लेवल पे हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एग्ज़ाम की डेट कभी आ सकती है, क्योंकि इस समय वैश्विक स्थिति गड़बड़ चल रही है, लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, लेकिन एक समय बाद एग्ज़ाम होगा, इसलिए आपको पढ़ाई करनी ज़रूरी है। आप पढ़ते रहिए, आपको नौकरी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि एक लेवल तक आप आ चुके हैं और ये आपके लिए गोल्डन चांस है। क्योंकि अगर आपने पीजी प्लस ओ लेवल किया है और फिर आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिल रहा है और फाइटर्स आपके कम हैं, तो कितनी अच्छी बात होगी। मान लीजिए जहां आप 10 लाख और 20 लाख में लड़ते थे, एसएससी सीजीएल वगैरह देते थे 10 लाख 20 लाख, यहाँ आपको 10-20 हज़ार लोग, मुश्किल से मान लीजिए 50,000 लोग उसमें मिल सकते हैं। इससे ज़्यादा इसमें आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि पीजी प्लस ओ लेवल करने के बाद एक लेवल, आप जैसे आपने पीजी कर लिया तो पीजी करने के बाद लोग नेट जेआरएफ के लिए लग जाते हैं, ठीक है। या तो जिसका पीजी होगा उसके पास ओ लेवल नहीं होगा, और जिसके पास ओ लेवल होगा वो पीजी नहीं होगा, या तो फिर दोनों होगा, तो फिर उसके लिए परफेक्ट तब होगा जब आप दोनों करने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए परफेक्ट हो जाएगा। फिर आप चलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। नेशनल इनकम आप आपने देखा था वहाँ वाले पोर्शन में, कॉमर्स वाले पोर्शन में भी आप आया था नेशनल इनकम। नेशनल इनकम पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि जब आप जीएस और जीके पढ़ेंगे तो वहाँ भी आपको नेशनल इनकम इकोनॉमिक्स में काम आएगा। अब जब यहाँ पढ़ेंगे तो आपको इकोनॉमिक्स में काम आ जाएगा। तो जब आप जीएस पोर्शन पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स आप वहाँ से पूरा तैयार करिएगा, तो आपका इकोनॉमिक्स पोर्शन तैयार हो जाएगा। प्लस आपने एमए किया है तो आपके लिए और बेहतरीन होगा, आपकी तैयारी अच्छी होगी, मैं जानता हूँ। दिस वेरियस कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ लिमिटेशंस, मेथड ऑफ नेशनल इनकम अकाउंटिंग, इसमें आपको जानकारी लेनी है। बस इतनी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है। नेशनल इनकम कैसे निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे निकालते हैं, इनके बारे में इसमें जानकारी मिलेगी। इसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, इसके मेजर्स क्या हैं, इसके लिमिटेशंस क्या हैं। फिर हम चलते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। नेशनल इनकम एम्प्लॉयमेंट में क्या है, क्लासिकल एंड ट्रांसियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हो गया। थर्ड सी पोर्शन क्या है, माइक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस, जिसमें क्लासिकल कार्डोर है, ठीक है, ये पोर्शन हो गया आपका। 4 पोर्शन क्या हो गया, एलिमेंट्री ट्रीटमेंट एंड जनरल इक्विवेलेंट, ठीक है, ये पोर्शन हो गया। ये थोड़ा सा चैप्टर थोड़ा सा बिग है, इसलिए इसके बारे में डिटेल्स नहीं दी गई, क्योंकि ऐसे टाइप में क्वेश्चनों में डिटेल्स इसलिए नहीं दी गई क्योंकि ऐसे में पोर्शन में डिटेल्स में से वही चीज़ पढ़नी है, लेकिन इसमें पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ता है। थर्ड पोर्शन में क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके इसमें क्या है, मीनिंग है, इसके मेजर्स क्या हैं, इसके सोर्स क्या हैं, सोर्स ऑफ ग्रोथ क्या है इसके, ठीक है। पॉपुलेशन क्या है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी, कैपिटल प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। हैक्रोड और डोमर ग्रोथ और मॉडल्स है। अप्रोचेस इसके क्या हैं, अप्रोच ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें बैलेंस अनबैलेंस ऑफ ग्रोथ, ठीक है। बिग पुश एंड थ्योरी, क्रिटिकल मिनिमम इफेक्ट और अनलिमिटेड सप्लाई एंड लेबर, ये पोर्शन आपका इकोनॉमिक्स में ये हो गया। फोर्थ पोर्शन हम चलते हैं मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस। मनी बैंकिंग एंड पब्लिक फाइनेंस में चलते हैं। मनी बैंकिंग पब्लिक फाइनेंस में चलते हैं, जैसे मनी बैंकिंग के बारे में इसमें बताएंगे आपको। सिलेबस जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। मनी बैंकिंग और पब्लिक फाइनेंस में हमने देखा कॉन्सेप्ट, उसके फंक्शन, ठीक है। मनी के फंक्शन, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसकी सप्लाई क्या है, M1 M2 M3, ये पोर्शन जिसने एमए इकोनॉमिक्स में अच्छे से पढ़ाई की, ये M1 M2 M3 जानता होगा क्या है, सिर्फ उन्हीं को जानकारी होगी कि M1 M2, तो वो अपने लिए एक बेनिफिट, एक अच्छा नंबर लाने के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। इन्फ्लेशन के टाइप, इन्फ्लेशन में आपका मुद्रा प्रसार, मुद्रा अपस्फीति, इन सब चीज़ों को रखा गया। संस्कृति क्या हुआ है, ठीक है, इसके कॉजेज़ क्या हैं। पॉल्यूशन स्टडीज़ में आपके थ्योरी ऑफ पॉल्यूशंस, ठीक है, ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। डायोग्राफिक कॉन्सेप्ट, ठीक है, पॉपुलेशन पिरामिड, उसमें डेंसिटी, सेक्स रेशियोज एंड आपका पॉपुलेशन ऑफ ग्रोथ रेट्स, ठीक है। टेबल लाइफ,
इंडियन इकोनॉमी में ये सारे पोर्शन है आपके ABCDEFG। अब देखिए स्ट्रक्चर्स, ट्रेंड्स, नेशनल इनकम, इकोनॉमिक प्लानिंग, स्ट्रेटजी से गोल्स हैं, प्रॉब्लम ऑफ फीचर्स ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेंड एंड पॉल्यूशन ग्रोथ हो गया। ई पोर्शन है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह हो गया। ये सब करंट्स के क्वेश्चन हैं, जान लीजिए। लिबराइजेशंस एंड ग्लोबलाइजेशंस एंड इंडियन इकोनॉमी, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। फिर आपका चलते हैं रीसेंट चेंजेस कॉमर्शियल, मॉनेटरी, फिजिकल एंड लेबर पॉलिटी। फिर आपका आते हैं, अगर आप MSc से रिलेटेड है, MSc आपने MSc की है प्लस O लेवल किया है, तो आपके लिए क्या है, और ये आपके ऑप्शनल 30 नंबर के पोर्शन हैं जिसमें अलजेब्रा पोर्शन हो गया, ठीक है, सेट इक्विवेलेंट हो गया, रेशंस हो गया, रियल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, नंबर्स हो गया, इंटीग्रल हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, पॉलीमेंट हो गया, ठीक है। फिर आपका मैट्रिक्स आ गया, मैट्रिक्स में सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। फिर आपका कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपने 12th में पढ़ाई की होगी तो कैलकुलस आपको उसी से मिल जाएगा, ठीक है। ये पोर्शन हो गया। ये मेरा पोर्शन नहीं है मैं, लेकिन आपको सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दे रहा हूँ, आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिएगा। डिफरेंशियल इक्विवेलेंट्स हो गया आपका, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल, सारी चीज़ें हैं। तो ये सारे थे आपके ASO के लिए। लेकिन आपको मैं बताता हूँ, ASO में आप पढ़ तो रहे हैं, लेकिन आपके लिए हिंदी, GS और स्टैटिक्स, ये आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। मैथ्स आप पढ़ लेंगे तो आपके लिए कहीं भी ख़राब नहीं जाएगा। क्या आपके ASO के लिए नहीं तय करेगी, या यूपी PCS अभी इसका एग्ज़ाम कराएगी, ASO से रिलेटेड यूपी PCS भी एग्ज़ाम अभी कराएगी, तो आपको वहाँ भी इसका बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये मत समझिए कि आपकी पढ़ाई ख़राब हो जाएगी। तो हम चलते हैं, सिलेबस हमारा इतना ही था, तो धन्यवाद।